अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं जेजेसी बाई सर जब्बार। आज की लेक्चर वीडियो सेकेंड ईयर साइंस के तमाम ग्रुप, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, कंप्यूटर साइंस वालों के लिए लाए। हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों को करवाने जा रहा हूँ सेकेंड ईयर फिजिक्स के टॉप कॉलेज आदमजी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज का फिजिक्स का प्रीलियम कम गेस्ट पेपर 2025 अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस। तो अपने साथ कैलकुलेटर बुक वगैरह रख लें रजिस्टर के साथ, ताकि मैं समझा के आपको कराऊं तो आप समझ के करें। एग्जाम बिल्कुल करीब आ चुके हैं, डेट शीट भी आ चुकी है या आने वाली है। तो जरा मेहनत करें, मेहनत इस अंदाज में कि A1 ग्रेड और A ग्रेड से कम ना आए हमारी। 17 MCQs हैं, सबको ही पता है। ठंडी गर्म मिक्स दी हैं आदमजी वालों ने MCQs, यानी बुक की भी हैं और बुक की नहीं भी हैं। तो समझ के करेंगे तो पता चलेगा कि जो बुक की नहीं होती वो कैसे करते हैं। MCQ नंबर 1, द लो टेम्परेचर रिजर्वायर ऑफ अ हीट कार्नोट इंजन। जहन पहुंचाएं फौरन, ये चैप्टर नंबर 17 में पहुंच गया जहन, सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये न्यूमेरिकल ही है और MCQs में दे दिया उन्होंने, लेकिन करते हैं। वो कह रहे हैं इसका लो टेम्परेचर रिजर्वायर यानी सिंक जो है, कोल्ड बॉडी जो है वो 7 डिग्री पर है, उसकी एफिशिएंसी 40% है। आगे वो कह रहा है कि इट इज डिजायर टू इंक्रीज, किसी मैन्युफैक्चरर की ख्वाहिश है कि इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाकर 50% कर दी जाए। तो बताएं हाउ मच डिग्रीज द टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर शुड बी इंक्रीज। तो ये न्यूमेरिकल जैसा है, तो न्यूमेरिकल जैसे ही कोशिश करनी पड़ेगी हमें इसको करने की, तेजी से लेकिन करेंगे भाई कि एप्टीट्यूड की भी तैयारी हो जाएगी 1 से 2 मिनट में। इस तरह की MCQs कैसे करते हैं। एफिशिएंसी 40% है, तो पहली एफिशिएंसी 40% है। एक और एफिशिएंसी है वो 50% की ख्वाहिश है। लो टेम्परेचर यानी कोल्ड बॉडी T2 7 डिग्री है। कार्नोट इंजन एक गैसियस इंजन है, तो 7 + 2 73 केल्विन में होनी चाहिए हमारी रीडिंग लाजमी, तो 280 केल्विन है। और कितना हॉट बॉडी का टेम्परेचर राइज करें, इंक्रीज करें कि एफिशिएंसी इंक्रीज हो। इससे ये पहले एक चीज समझ में आ गई हमें, और आती है पहले से ही, कि अगर हम हॉट बॉडी यानी सोर्स का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, या ऑल्टरनेटिव कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर मजीद ठंडा करेंगे तो एफिशिएंसी बढ़ेगी। लेकिन अब अगर आप लोग प्रैक्टिकल थोड़ा जानते हैं जिंदगी का, तो ये ज्यादा फिजिबल है बनिस्बत इसके, यानी किसी माहौल को गर्म करना, हॉटर करना ज्यादा आसान काम है बनिस्बत ठंडा करने के। समझ गए यहाँ तक। अब जल्दी से एफिशिएंसी का फॉर्मूला निकालें दिमाग से या जेब से और फिट कर दें। तो ये था 1 - T2/T1। इससे भी, इस रेशो से भी T2/T1 के पता चल जाएगा कि सर ने ये बात क्यों बताई कि एफिशिएंसी बढ़ाना चाह रहे हैं। तो दो ही तरीके हैं, या तो हॉट बॉडी को मजीद गर्म कर दें या कोल्ड बॉडी को मजीद ठंडा कर दें। इसमें अब जल्दी से 40 रखे हैं, तो 41 - 280/T1 × 100। अब ये 40/100 आके इधर हो जाएगा 0.4, तो 1 - 280/T1, 1 - 0.4 होके हो जाएगा 0.6। तो इसका मतलब है T1 आ जाएगा, अगर हम 280 से डिवाइड कर दें 0.6 को, जल्दी से कर दें भाई। 280 डिवाइडेड बाई 0.6 क्या आ गया बच्चों? 466.67। 466.67। तो यूं समझ लें कि ये केल्विन में आ गया, क्योंकि केल्विन में हमने काम करना है। अब इसी तरफ 0.5, अब 0.5 को हम जबानी भी कर सकते हैं, क्योंकि 0.5 यहाँ आ जाएगा, तो 1 - 0.5 0.5 आ जाएगा। इसका मतलब है कि अब दूसरा वाला जो T1 टेम्परेचर होगा हमारा, वो 280 को 0.5 से डिवाइड करके आ जाएगा। और मैथ्स आप लोगों ने की भी है, कैलकुलेटर भी ना उठाएं। 280 डिवाइड बाई 0.5 का मतलब है,
इसका डबल हो जाएगा 280 का, यानी 560। ये शॉर्ट हैंड टेक्निक भी बता दी। अगर अपॉन में 0.5 हो तो ऊपर वाली वैल्यू का डबल हो जाता है। करके भी देख लें। 280 डिवाइडेड बाई 0.5 क्या है भाई। अब अगर कितना टेम्परेचर हमें राइज करना है तो इसके लिए आप इन दोनों को अब सब्ट्रैक्ट कर दें तो पता चल जाएगा कि कितना हॉट बॉडी को मजीद गर्म करें। तो ये 560 माइनस 466 तकरीबन 93 पॉइंट आ गया कुछ। 560 माइनस 466.67 93 पॉइंट। कभी अपॉन में आ जाया करें तो ये एस डी मोड दबा दिया करें, डिलीट से ऊपर वाला बटन, तो ये डेसिमल कर देता है फ्रैक्शन को। तो ये देख के ये ना समझेंगे सारी एमसीक्यू रहती है तो ये 2-4 घंटे की वीडियो सर बना देंगे, नहीं भाई। समझाने में थोड़ा मूड बनाने में, स्पीड पकड़ने में शुरू में आहिस्ता गाड़ी चलती है, फिर स्पीड पकड़ती है। अच्छा, इसकी शॉर्ट हैंड टेक्निक एक और भी है। अगर आप में कोई शार्प बच्चा मेरे साथ है, देखिए इतना ज्यादा 934 केल्विन तक ले जाना फिजिबल ही नहीं है। 9344 केल्विन तक ले जाना फिजिबल ही नहीं है। तो अब इन दो में से सिर्फ बचता है 50-50। ठीक है, ये टेक्निक दूसरी ऑल्टरनेटिव बता रहा हूँ। लेकिन अगर हम सॉल्व किए बगैर तय करें कि ये वाला है कि ये वाला है, इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि कितनी परसेंट एफिशिएंसी बढ़ाना चाह रहे हैं। अब देखिए कम से कम 10% एफिशिएंसी बढ़ाना चाह रहे हैं, 10% एफिशिएंसी बढ़ाना चाह रहे हैं, जो कि एक बड़ी इंक्रीज है। तो इसका मतलब है कि ये वाला होना चाहिए, ये नहीं। अगर 1% बढ़ाने क्या दे तो ये हो जाएगा। करके भी देख लीजिएगा। तो 1% क्यों बढ़ाना चाहेंगे भाई, हम कहेंगे यार 10% ही बढ़ाएं ताकि ज्यादा एफिशिएंसी हो जाए। व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल। सेल्फ इंडक्टेंस दिमाग को जाए फटाफट, यानी चैप्टर नंबर 19 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि प्रोड्यूस कर रहा है ईएमएफ 5 वोल्ट का। सेल्फ इंडक्टेंस मालूम करना है। करंट चेंज हो रहा है 3 से 2 एम्पेयर तक, यानी ये डेल्टा आई हो जाएगा 3 माइनस 2 से 1 इन 1 मिली सेकेंड। ये आपको मीटर सेकंड ना लगे, ये टाइम है। तो ये टाइम जो है आपका हो जाएगा 1 एक्सपोनेंट माइनस 3 सेकेंड, क्योंकि मिली से हम पहुंच गए सेकंड में। अब जल्दी से इसका फॉर्मूला याद करके लगा दे बच्चों क्विकली। ये हल्का सवाल है। ईएमएफ इंड्यूस इज एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। अच्छा, इस तरह की एमसीक्यूज करने में माइनस माइनस नहीं लगाइएगा जो फैराडेज लेंजेस लॉ है। अब इसमें हमें ये चाहिए, तो इसका मतलब हो गया सीधा सीधा कि ईएमएफ इंड्यूस जो है वो करंट चेंज, रेट चेंज के साथ डिवाइड हो जाएगा और आंसर आ जाएगा। अब कितना ईएमएफ था भाई, 5। करंट कितना चेंज हुआ था, 1। 3 माइनस 2 से, और टाइम कितना हमने निकाला था कन्वर्ट करके, 1 मिली सेकेंड का 1 एक्सपोनेंट माइनस 3। ठीक है, रेसिप्रोकल करें तो ये आगे 5 एक्सपोनेंट माइनस 3 हेनरी। ऑप्शन देखें भाई जल्दी से। नहीं भाई, ऑप्शन ही नहीं है। सर ने गलत कर दिया। नहीं भाई, गलत नहीं किया। हेनरी में आ गया तो ये मिली होता है 10 की पावर माइनस 3। ऑप्शन अब देखें, ये रहा। समझे, मजा लेके करेंगे पढ़ाई तो अच्छा मजा आएगा। अब आप कहेंगे सर पढ़ाई में क्या मजा है, तो भाई इंटरेस्ट हम लोग डेवलप करते हैं, टेस्ट हम लोग डेवलप करते हैं। कोई चीज आसमान से नहीं उतरती मजे के लिए। लेकिन चले एनी हाउ, जल्दी जल्दी बढ़े भाई आगे, बच्चे बोर हो रहे हैं। डोनर इम्प्योरिटीज आ, चैप्टर नंबर आ गया कौन सा, बोले 22, यानी डोपिंग वाला चैप्टर बनाना पड़ेगा आपको, यानी सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स। अब आपको पहले तो ये पता हो कि जर्मेनियम सिलिकॉन जो है ये तो खुद सेमीकंडक्टर्स हैं। इन सेमीकंडक्टर्स के अंदर जब ट्राईवैलेंट या पेंटावैलेंट एटम्स की मिलावट आमेजिश की जाती है, मिक्सिंग, तो वो इम्प्योरिटीज मिलकर इसको बना देती हैं एन टाइप या पी टाइप। तो अब इसमें इन्होंने डोनर पूछा है। डोनर वो होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, यानी उसके पास आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो। तो इसका जवाब जल्दी से पहुंच गया, आर्सेनिक और बोले एंटीमनी। लेकिन इसी में फॉस्फोरस भी आ सकता है,
क्योंकि ये 5 ग्रुप के हैं। इसी के बरक्स गैलियम और इंडियम जो है ये ग्रुप 3A के हैं। 3 वाले अगर आप जो इम्प्यूरिटीज मिलाएंगे तो ये एक्सेप्टर इम्प्यूरिटीज बन जाएंगे और ये डोनर है। ओके हो गया। लेकिन समझ के कर रहे हैं तो आपके पास वैरायटी भी आ रही है कि एक एमसीक्यू सामने एक सर ने इजाफी भी बता दी और ये प्योर खुद सेमीकंडक्टर है तो इसके अंदर तो डोपिंग होगी और नन ऑफ दीज हो नहीं सकता। व्हाट शंट रेजिस्टेंस, गैल्वानोमीटर का सवाल, चैप्टर नंबर 18 मैग्नेटिक फील्ड्स। कह रहे हैं क्या शंट रेजिस्टेंस हम ऐड करें, ये भी न्यूमेरिकल लाइक है जिसमें 50 ओम का गैल्वानोमीटर है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर जो कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है 2 मिली एम्पियर करंट पर, डिफ्लेक्शन करंट IG, और इसको हमें एक एमीटर बनाने की ख्वाहिश है जिसकी रेंज बढ़ के हो जाए 10 एम्पियर I। तो अब जल्दी से इसको भी न्यूमेरिकल बना के कर लें, लेकिन ये हल्के न्यूमेरिकल है, जल्दी जल्दी होंगे। कैसे सर? शंट रेजिस्टेंस इज गिवन बाय IG RG ओवर I माइनस IG। आप लोग भी देखें मेरे तरह फॉर्मूले याद कर लें तो आपका टाइम और दिमाग बचेगा भाई, वरना तो मुश्किल काम है सारा। करंट थ्रू गैल्वानोमीटर कितना दिया हुआ उसने? 2 मिली एम्पियर। तो 2 मिली एम्पियर को कन्वर्ट करना भूल जाइएगा, -3 से होता है मिली कन्वर्ट। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर कितनी है भाई? 50। 10 एम्पियर का एमीटर बनाना है और 10 में से दोबारा से 2 एक्सपोनेंट -3 माइनस। अब जल्दी से कैलकुलेटर जिंदाबाद। 2 एक्सपोनेंट -3, ये ऊपर वाला जो है कीपैड जो है फंक्शन, ये वाला जो है बटन माइनस पावर वगैरह करा करें, और ये सब्ट्रैक्शन, ये नेगेशन, ये सब्ट्रैक्शन, जो नीचे न्यूमेरिक कीपैड का माइनस होता है ये सब्ट्रैक्शन के इस्तेमाल की। वैसे मैं ये सब आपको न्यूमेरिकल्स की अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि हाउ टू यूज कैलकुलेटर। ये पॉइंट 1 आ गया, इसको डिवाइड करवा दें 10 माइनस 2 एक्सपोनेंट -3 से, तो क्या आ गया जनाब? 0.01। तो 0.01 ओम का शंट चाहिए इस काम के लिए, यानी थर्ड ऑप्शन। लेकिन इस सवाल को आप जबानी कर सकते थे, बताएं कैसे? जो मैंने किया आप ना करना, क्योंकि शंट जो है वो बहुत कम कीमत का रेजिस्टेंस होता है। रिकॉल द थ्योरी, शंट वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस है। रिकॉल हुआ? तो अब देखें ये 9.5 बड़ा है, 12.5 ग्रेटर वैल्यू है, 10.2 ग्रेटर है, एक यही छोटी गिनती नजर आ रही थी। सर आपने करने के बाद क्यों बताया? इसीलिए कि आप लोगों का जहन कैसा चल रहा है मेरे साथ। कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज चैप्टर नंबर 26, ज्यादातर उसमें से रिड्यूस हो गया, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज की थ्योरी ये होती थी बेटा कि ये न्यूक्लियस है, ये के शेल है, ये एल शेल है, ये एम शेल है एंड सो ऑन। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करके एल से के में आता है तो ये हो जाती है सारी के सीरीज। अगर एम से एल के में आता है तो भी के सीरीज, उससे आगे से आ जाए तो भी के सीरीज, यानी जिसमें वो लैंड कर रहा है वो उसकी सीरीज बनेगी। एल में आ जाए चाहे एम से चाहे एन से, ये एम सीरीज बन जाएगी। ठीक है यहाँ तक। अब के में कहां से आ रहा है, फ्रॉम वेयर इट जम्प्स, यानी ट्रांजिशन कहां से कर रहा है। अगर एल से कर रहा है, इमीडिएट नेक्स्ट से कर रहा है, तो यहां से आने पे ये के अल्फा सीरीज बन जाएगी। उससे नेक्स्ट से आ रहा है तो ये के बीटा बन जाएगी। उससे नेक्स्ट से आ रहा है तो के गैमा बन जाएगी। गॉट इट? अब गेम बन गई, खुद ही खेलें। यानी अब इसी तरह एल में इमीडिएट नेक्स्ट से आ जाए तो एल अल्फा, उससे नेक्स्ट से आ जाए तो एल बीटा एंड सो ऑन। अब सवाल जल्दी से, के बीटा कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज चाहिए, तो अब बताएं कौन सा केस बना? यानी के अगले से अगले यानी सेकंड नेक्स्ट से आए तो ये एम होता है, यानी एम से के में जंप करें, एम से के में, यानी ये वाला ऑप्शन हो गया फ्रॉम एम टू के। लेकिन रटिएगा नहीं भाई, ये बहुत सारे हैं। अगर एन से आएगा तो ये के गैमा बन जाता, एम से एल में आएगा तो ये एल अल्फा बन जाएगा, एल से के में आएगा तो ये के अल्फा बन जाएगा। समझे कुछ? 1 से 4 MCQs। द हाफ लाइफ ऑफ अ सैंपल ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट, हाफ लाइफ 27 चैप्टर न्यूक्लियर फिजिक्स। हाफ लाइफ
2 साल है किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की, 16 किलो उसका मास है, और 6 साल बाद कितना हो जाएगा वो। तो पहले ये तय करेंगे 6 साल में इसकी हाफ लाइफ कितनी हुई। जल्दी से 6 डिवाइड बाई 2, 3 हाफ लाइफ है, सही है। अब अगर 3 हाफ लाइफ है तो आप 3 मरतबा इसको आधा आधा करते हैं, यानी 16/2 कितना है भाई 8, फिर 8/2 कितना है भाई 4, फिर 4/2 कितना है 2, यानी हमारा ये वाला मकसद वाला आंसर हो गया 2 किलोग्राम। लेकिन ये भी मत रटे भाई, आदिम जुबान ने बहुत अच्छा पेपर बना दिया। ये देखें यहाँ तक में ये सिर्फ डोनर इम्प्योरिटीज के अलावा सब में दिमाग लग रहा है भाई, और ये बहुत अच्छी बात है कि दिमाग लगवाओ टीचर और बच्चों। कुछ समझे कि हाफ लाइफ के एमसीक्यूज कैसे होंगी, यानी जितना आपकी एलिमेंट की हाफ लाइफ है और जितने साल के बाद का उसका रिमेनिंग सैंपल पूछ रहा है, तो उतने हाफ लाइफ निकालें, उतने मर्तबा उस मास को उस गिवन सैंपल को डिवाइड करते चलेंगे, सही है। इंडक्टर, अब यहाँ से थोड़ी बुक की आना शुरू हो गई, ये मैंने कहा था शुरू में ठंडा गर्म, क्योंकि ये देखें इसमें एक और अंदर की बात बताऊं, कभी आपको पहली दूसरी एमसीक्यू मुश्किल लगे ना बोर्ड एग्जाम में या कहीं इवन एप्टीट्यूड टेस्ट में, यही टेक्निक बता रहा हूँ, रिवर्स में क्वेश्चन पेपर पढ़ना शुरू कर दें कि आपका दिमाग हिल ना जाए, या आप वो डिसहार्ड ना हो जाएगा, अरे तो बड़ा हार्ड पेपर आया मुझे तो कुछ नहीं आ रहा। तो नीचे से ऊपर की तरफ ना रिवर्स में फिर पेपर आसान होता है। ये टीचर की साइकोलॉजी बता रहा हूँ कि जो टीचर कौम को आवाम को परेशान करना चाहती है ना, वो इस तरह का पेपर बनाती है, शुरू के क्वेश्चन ही ऐसे दे दे के हिल जाए सब, उनका हाथ पांव फूल जाए, तो जो समझदार है वो उसका काउंटर करे। तो अभी मैंने जो बताया इसमें काम कीजिएगा, एप्टीट्यूड में भी और बोर्ड एग्जाम में भी। रिवर्स क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर दें जब आपको लग रहा है ऊपर वाले को बहुत टाइम या बहुत दिमाग या मुझे आ नहीं रहा है, समझे। देखिए हम नीचे से आसान आ गई, थ्योरी आ गई नीचे से सारी, ऊपर से सारे न्यूमेरिकल चल रहे थे। गॉट इट, दैट्स इट। इंडक्टर यानी चैप्टर नंबर 19 का दोबारा से, कि इंडक्टर जो है कहाँ स्टोर करता है अपनी एनर्जी। बिल्कुल सही बात, विद इन द क्वाइल, क्योंकि अगर क्वाइल के अंदर नहीं जमा करेगा तो एनर्जी जाया हो जाएगी। विच डिवाइस इज नॉट यूज इन अ डीजल इंजन, चैप्टर नंबर 17 सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊपर भी एक दिया होता है इंजन का। डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं होता, तभी वो इतना तेज काम करता है और एफिशिएंट होता है। रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस, चैप्टर नंबर 21 फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स, बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल कंप्रेसिबिलिटी कहलाता है। लेकिन ये बुक की एक्सरसाइज की भी है, ये भी बता दूं, अगर ये खोलेंगे ना, बुक की एक्सरसाइज की है यहाँ से तीनों, ऊपर वाली एक भी बुक की नहीं है, कैसा कमाल किया। अगली भी बुक की नहीं है, फिर टेस्ट चेंज कर रहा है 3 के बाद। द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस, वॉल्यूम वी डबल हो जाए यानी 2v हो जाए, अगर टेम्परेचर जो है कितना कर दें 40 डिग्री से। तो ये हो गया जनाब चैप्टर 15 का, क्योंकि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में था एक बॉयज लॉ। बॉयज लॉ क्या कहता है, ओ सॉरी गलत कर दिया ना मैंने, चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ जो है टेम्परेचर के साथ आया ना भाई। चार्ल्स लॉ कहता है कि वॉल्यूम बढ़ेगा अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन एब्सोल्यूट केल्विन में, ठीक है। अब 40 डिग्री को देख के बच्चा फॉरन 80 डिग्री वाला ऑप्शन लेगा और जीरो ले लेगा नंबरों में। तो क्या करो, कान पकड़ो भाई, 40 को पहले केल्विन बनाओ जल्दी से, 40 + 2 73 कितना हुआ 313। अब 313 का डबल करो, कितना हुआ 626। अब 626 का जो है सेंटीग्रेड करो, कितना हुआ 353। अब ऑप्शन ढूंढो, ये रहा। तो समझे तरीका, कि जब कभी भी गैस की स्टडी होगी केल्विन एब्सोल्यूट में होगी, धोखा ना खाएं कि सेंटीग्रेड को देखा और जल्दी से अरे जितना टेम्परेचर डबल वॉल्यूम डबल, तो 40 का डबल 80, पहले उसको केल्विन ले जाएं, केल्विन का डबल करें, डबल का वापस, क्योंकि देखें आंसर सारे केल्विन में नहीं सेंटीग्रेड में है, तो इसका मतलब फॉरवर्ड रिवर्स, यानी ये न्यूमेरिकल लाइक एमसीक्यूज थी लेकिन मजेदार। क्वांटम स्कैटरिंग, ये फिर बुक की अचानक से दे दी 25 क्वांटम फिजिक्स,
वो कह रहा है कि कॉम्पटन स्कैटरिंग सबसे इजीली कहाँ होती है, एक्सरे से होती है। इसके अगर आपने थ्योरी पढ़ी, थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट है सेक्शन सी के लिए, करें। प्राइमरी पर्पस ऑफ ट्रुथ टेबल, ये आ गया जनाब आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 23, ये भी बुक की है। 23 में क्या कहता था कि ट्रुथ टेबल इसलिए बनाया जाता है ताकि हम आउटपुट स्टेट तय कर सके इनपुट के जरिए। इसे तो ट्रुथ टेबल बनाते थे, उसमें इनपुट लिखते थे 0 0 0 0 1 0, और फिर आउटपुट आ रहा होता था उसका 1 या 0। याद आया? गुड। एडी करंट प्रोड्यूस, चैप्टर नंबर 19 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ट्रांसफार्मर वगैरह में एडी करंट क्या करता है बेटा? हीटिंग कॉज करता है और इंड्यूसिंग फील्ड को अपोज करता है। इतना लंबा ऑप्शन, मेरा हाइलाइटर खत्म हो जाएगा भाई। ओ नो, इम्तिहान में ई शीट होगी? नहीं, बिल्कुल होगी भाई, यस। ओएमआर शीट पे एमसीक्यूज होंगी तो उसमें ये सिर्फ आपको ए बी सी करके होगा ना, तो ये सी ऑप्शन जाके रंग भर दीजिएगा यूं करके। वैसे मैं अलग से इसकी एक वीडियो इंशाल्लाह बनाने जा रहा हूँ, मेरे लिए दुआ करें आप लोग। ये पूरा फिल कर देंगे तरीके से सी ऑप्शन के सामने जाके। तो ऑप्शन नहीं लिखना है, बस रंग भरने पे आपको नंबर मिल जाएगा कि तीसरे नंबर पे था। लेकिन इसमें अगर आपने आधा भरा, टिक मार दिया, वो सब गलत हो जाएगा, जीरो रिजेक्ट कर देगा आपका कंप्यूटर। इन ऑल्टरनेटिंग करंट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर नंबर 20 आ गया। एसी सर्किट्स, नाम ही है कि जो पीरियोडिकली ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो चेंज होता है, वो ऑल्टरनेशन के अमल से होता है, इसीलिए उसको ऑल्टरनेटिंग कहते हैं। गॉट इट? दैट्स इट। प्रेशर एंड वॉल्यूम इन एडियाबैटिक प्रोसेस, ये आ गया जनाब चैप्टर नंबर 16 फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। एडियाबैटिक, इसमें एक आइसोथर्मल भी होता था। इसमें आपको फर्स्ट ईयर भी रिकॉल करें तो बहुत फायदा हो जाएगा। फर्स्ट ईयर में एक चैप्टर होता था एकॉस्टिक्स, उसमें जो है न्यूटन फॉर्मूला स्पीड ऑफ साउंड और न्यूटन फॉर्मूला स्पीड ऑफ साउंड के साथ लेप्लास करेक्शन आई थी, उसमें उसने यही बताया था। तो याद अगर आ गया तो ये फटाफट हो जाएगा। एडियाबैटिक प्रोसेस का पीवी गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी बॉयल्स लॉ की मॉडिफिकेशन। वरना एक बॉयल्स लॉ जो होता है आइसोथर्मल में, उसकी शक्ल ये वाली होती है बॉयल्स लॉ की, जो आइसोथर्मल होगा। लेकिन उसने चूंकि आइडियाबैटिक बोला तो हमने सेकंड ऑप्शन लिया, उसमें गैमा आ जाता है एक रेशो। गैमा खुद क्या भी था बता दें भाई? सीपी और सीवी का रेशो, यानी मोलर स्पेसिफिक हीट्स का रेशो। उसके बाद जनाब चैप्टर नंबर 27 न्यूक्लियर फिजिक्स में से आ गई, ये केमिस्ट्री वाले भी कर लेंगे। अच्छा ख्याल रहे, देखें अब ये दो जो है ये बुक की नहीं है, ऊपर की फिर सारी बुक की थी, बीच में टेम्परेचर वाली बुक की नहीं है। बहुत बैलेंस अच्छा पेपर। इसको काउंट यू करेंगे भाई, 13 प्लस 2 कितना होता है? 15, तो 15 प्लस 0, 27 प्लस 4 कितना होता है भाई? 31, तो 30 प्लस 1। अब ये 0 1 वाली कंपोजिशन पकड़े आप, तो ये रही, यानी न्यूट्रॉन है। लेकिन ये रटिएगा नहीं भाई, अगर ऐसी यहाँ पे कोई इक्वेशन दे दे, न्यूक्लियर इक्वेशन जिसमें 1 1 बच जाए, तो ये 1 1 ये आ जाएगा, यानी इसको हम प्रोटॉन कहते हैं। अगर 2 4 बच जाता तो हम कहेंगे इसको अल्फा पार्टिकल, यानी हीलियम, जिसको न्यूक्लियाई कहते हैं। और अगर यहाँ पे 0 -1 बच जाता तो आप कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन है। और इसी तरह एक और भी होता है, 0 + 1 अगर बच जाता तो आप कहते हैं ये पॉजिट्रॉन है। गॉट इट? दैट्स इट। आखिरी एमसीक्यूज जाइएगा नहीं भाई, सेक्शन बी सी भी बताऊंगा इंशाल्लाह, और उसमें बहुत काम की बातें हैं। रेफ्रिजरेटर, ये बुक की है। रेफ्रिजरेटर खोल दिया एक छोटे बच्चे ने गर्मी में स्कूल कॉलेज से आके, और अपना उसमें मुंह डाल दिया और कह रहा है अम्मी ठंडक है यहाँ पर, बाहर बहुत गर्मी है। तो अम्मी ने कहा बेटा दरवाजा है, अलमारी नहीं है, बंद करो। गर्म हो जाएगा भाई। चैप्टर नंबर 17 सीओपी आपने पढ़ा होगा। रेफ्रिजरेटर की ठंडक थोड़ी आएगी उससे, थोड़ी देर के लिए ठंडा होगा, फिर पीछे की गर्मी सर्कुलेट कर करके उसी के अंदर की चीजों को गर्म करना शुरू कर देगा, फिर कमरा अल्टीमेटली गर्म हो जाएगा, या जहां पे रखा है वो फ्रिज। सही है, ये एमसीक्यूज बड़ी अच्छी थी, प्रैक्टिस कीजिएगा। और अब आ रहा है आपके सामने बहुत ही कीमती सेक्शन बी और सी। सेक्शन बी और सी गैस पेपर जैसा बना दिया है आजम जी वालों ने, लेकिन हम करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है और होगी, क्योंकि आपको पता है कि क्या होने जा रहा है, क्योंकि अब तरीके से सर आपको बताएंगे। शुरू में बता दिया कि गैस पेपर बनाया हुआ है आदम जी वालों ने, तो आप लोग इससे अपनी प्रैक्टिस और अपनी प्रिपरेशन जज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें कुछ न्यूमेरिकल जो है वो आउट ऑफ बुक है, तो उसमें मैंने सर्किल लगा दिया है।
उसका लेकिन सॉल्यूशन आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। और ग्रीन का मतलब ये न्यूमेरिकल्स दिए हैं आदम जी वालों ने, सही है। ब्लू का मतलब है कि थ्योरी दी हुई है। आपके लिए मैंने पहले से ही काउंट करके रखा हुआ है, तो टाइम बच जाएगा, आप खुद भी काउंट कर लीजिएगा। नॉन न्यूमेरिकल दे दिए आदम जी वालों ने, और मॉडल पेपर भी मेरा अपलोडेड है, जाके देखिएगा यूट्यूब पर। न्यूमेरिकल 7 to 9 आने ही आने हैं सेक्शन बी में, फिजिक्स के सेकंड ईयर हो चाहे फर्स्ट ईयर हो। तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस करें। और थ्योरी के कम से कम 5 से 6 आएंगे। अगर 6 लिख दूं यहाँ पे थ्योरी के, तो उसमें 3 डेरिवेशन वाले आएंगे, इस बात को बहुत अंदर की बता रहा हूँ, समझें। और 3 जो है लर्निंग वाले, यानी रट्टाफिकेशन वाले आएंगे। यानी अगर इसको मैंने 8 समझ लिया, तो 8 + 4 6 से हो गया 14, क्योंकि 14 पार्ट होंगे, 9 करने होंगे। सही है। अब जल्दी से हम करेंगे अपना स्टार्ट। और लेकिन फिर वही टेंशन, ऊपर से पढ़ना शुरू किया, मेरे ये ब्लड प्रेशर लो हो गया कि पहले ही सवाल बुक का नहीं है तो कहाँ से साइकोलॉजिकल इफेक्ट। उल्टा पेपर पढ़े, नीचे से ऊपर सारे बुक के हैं, समझे। तो ये मैं आपको अभी बताऊंगा। है वैसे ये चैप्टर 27 का, और करके भी उसने बुक का दिया है, लेकिन उसने यूनिट्स की गेम खेली है, मैं आपको दिखा दूंगा। ये दोनों 27 यानी रेडियो एक्टिविटी वाले चैप्टर न्यूक्लियर फिजिक्स के हैं, ठीक है। ये यूनिट्स का सिर्फ फर्क है, बाकी ये बिल्कुल वर्ड टू वर्ड है, और के बाद वाला, लेकिन ऊपर वाला बिल्कुल अलग है। उसके बाद दूसरा पार्ट जो है ये वर्ड टू वर्ड बुक का है, पेज नंबर 34 स्लैश का होता है पेज नंबर। इसमें 7 न्यूमेरिकल है, 16 चैप्टर, यानी फर्स्ट लॉ जाके खोले थर्मोडायनेमिक्स, और वर्ड टू वैल्यू मिल जाएगा आपको ये सवाल। इसकी वीडियो भी मेरी अपलोड है, अगर समझ के देखना चाहते हैं तो वहां से जाके देखें। और करके उसने दिया आपको चैप्टर 18 का, यानी मैग्नेटिक फील्ड्स का, और ये भी उसने बहुत अच्छा सवाल दिया वर्ड टू वर्ड बुक का, क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 73 पर। लेकिन इसमें एक चीज बता दूं, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये जो कांस्टेंट्स है ना, ये आपको बोर्ड एग्जाम में गिवन होंगे, यू डोंट हैव टू लर्न दीज। पूरे पेपर के लिए बता दिए मैंने, यहाँ से लेकर सेक्शन बी के आखिर तक। जहां पे भी एमसीक्यूज में कांस्टेंट क्यों देगा वो खुद याद रखना है भाई, एमसीक्यूज में क्यों कांस्टेंट देगा। ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने कि सर एमसीक्यूज में जो न्यूमेरिकल वाली एमसीक्यूज है उसके अंदर भी जो है कांस्टेंट ये देगा। वाह भाई वाह। नहीं भाई, वहां पे हमें खुद दिमाग से लड़ाना है कि ये वाली एमसीक्यूज में इस कांस्टेंट की जरूरत है। गॉट इट, दैट्स इट। तो यहाँ पे ये बुक खोलेंगे तो बुक में ये गिवन नहीं है। बुक में क्यों नहीं गिवन है सर? इसलिए कि भाई बुक टीचर पढ़ा रहा है या कोई रेफर कर रहा है तो वो आपको रेफरेंस देगा कि बेटा इस जगह ये कांस्टेंट इस्तेमाल होगा। या बुक के पिछले पेजेस पे थ्योरी होती है, उसमें जाके वो वैल्यूज ढूंढ लें। टेबल बना होता है, कभी जो है थ्योरी के दरमियान में कांस्टेंट्स आ रहे होते हैं, उसकी वैल्यूज और यूनिट्स दिए हुए होते हैं। तो ये आपको याद नहीं करना है, ये दी होंगी। ओके हो गया। उसके बाद हीट इंजन, वर्ड टू वर्ड बुक का सवाल, चैप्टर नंबर 17 सेकंड ऑफ थर्मोडायनामिक्स, पेज नंबर 53 पर मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 6, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड, वैल्यू टू वैल्यू, बस इसका घोटा लगाएं। डिस्कस एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर ड्राइव, अब ये थ्योरी का सवाल लगा दिया इन्होंने इसके साथ, और करके चैप्टर नंबर 23 का। नहीं भाई, ये है चैप्टर नंबर 19 का, यानी इंडक्शन का। इसका एक फॉर्मूला होता था, अगर आपको याद हो, हाफ LI² इज इक्वल टू यू या ई। कुछ टीचर ई लिखवाते हैं एनर्जी का, कुछ लोग यू। लेकिन डेरिवेशन की जो है थ्योरी आ गई, जो मैंने बात बोली, अब जस्टिफाई करते रहिएगा कि थ्योरी में डेरिवेशन वाले सवाल आएंगे और थ्योरी रटने वाले दोनों मिक्स। लेकिन अब ये डेरिवेशन वाला आ गया, लॉटरी लग गई, इंपॉर्टेंट भी है। अच्छा ये सर बता नहीं रहे हैं आपकी एक्सपेक्टेड सवाल आते हैं? नहीं बिल्कुल भाई, एक्सपेक्टेड सवाल है मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेरा टारगेट गैस पेपर जा चुका है, जाने वाला है, इसके साथ टैली कर लीजिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ये न्यूमेरिकल प्रैक्टिस शीट में अपलोड कर चुका हूँ, उससे टैली करें। काफी सारे न्यूमेरिकल जो बुक के हैं वो बिल्कुल टैली कर रहे हैं, बल्कि 80 to 90% कर रहे हैं। बिल्कुल अच्छा सवाल आपने पूछा सर, ये भी तो बताइए एक्सपेक्टेड है, तब हम इस आदम जी के पेपर को थोड़ा अहमियत देना, वरना तो ये हम तस्वीर खींच के जा रहे हैं। मैं कहूँगा अच्छा भाई ये क्या कर दिया, जा रहे हैं, मैं बैठा हूँ आप चले गए छोड़ के सर को। ऐसा तो ना करें। एंड और गेट, ये तो काफी लोग कह रहे हैं छपा हुआ सवाल है चैप्टर 23 का, यानी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो मेरा भी मानना है, वैसे बाकी अल्लाह जानता है, लेकिन आप लोग करें। इसके बाद ये सवाल उसने चार्ज टू मास रेशियो का दे दिया बुक से हटकर, यानी 18 चैप्टर का जे थॉमसन का जो एक्सपेरिमेंट था, लेकिन मैं इसका सॉल्यूशन एंड में इंशाल्लाह दिखाऊंगा। उसके बाद उसने चैप्टर नंबर
24 आपका पसंदीदा रिलेटिविटी आइंस्टाइन का, पेज नंबर 210 पर क्वेश्चन नंबर 2 है, लेकिन मैं लिखा हुआ लाइक बुक में यहाँ पे 3 टाइम्स है। अच्छा ये भी एक चीज समझे, ये जो वैल्यू बदलेगा ना, इसीलिए कि जो लोग मिसाइल कारतूस बूटी माइक्रो फर्रे ले जाते हैं, वो इससे तौबा करें कि 3 टाइम्स वाला छाप के आगे बाहर आके दोस्त बता रहे भाई डबल था। फिर हम क्या क्या बात बोलते हैं, मैं यहाँ पे वीडियो में बोल नहीं सकता। सोचें समझें, ऐसा ना करें, रटे नहीं समझें। तो डबल है तो सिर्फ 3 को 2 करें, आंसर में फर्क आएगा, बाकी मेथड और स्टेप में कुछ नहीं बदलेगा। हाउ फास्ट अ रॉकेट, और करके उसने जो चैप्टर नंबर 24 ही का लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का बिल्कुल वर्ड टू वर्ड सवाल दे दिया। ख्याल है बोर्ड एग्जाम में इतने और नहीं होंगे, ये सैंपल है, गेस्ट पेपर है प्रैक्टिसिंग के लिए। ठीक है, ये भी एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल का बता दिए, जितने सर्किल के अलावा सारे एक्सपेक्टेड है, वरना मैं खुद अपना एक सर्किल लगाऊंगा पेंसिल से, जो होगा कि ये अनएक्सपेक्टेड है। सही है जनाब। उसके बाद आ गया स्टेट एम्पियर लॉ, ये देखें मैं इसको अनएक्सपेक्टेड कहूंगा। डिफाइन डिफाइन के सवाल इम्तिहान में एनुअल में फिजिक्स में नहीं आते। एम्पियर लॉ, लेंज़ लॉ, बायट-सैवर्ट लॉ, ये सारा उसने दे दिया 18 में से, और उसके साथ मेंस डिस्प्लेसमेंट खिचड़ी चैप्टर नंबर 25 यानी क्वांटम थ्योरी में से ब्लैक बॉडी रेडिएशन में से दे दिया। करना है आप कर ले, मैंने हाँ एम्पियर लॉ जो है सेक्शन सी के साथ डिफाइन में आ सकता है, लेकिन बाकी आप पर छोड़ रहा हूँ। प्रूफ सीपी माइनस सीपी इक्वल टू आर, बिल्कुल देखें दो डेरिवेशन वाले हो गए। डेरिवेशन वाला सवाल एक्सपेक्टेड है बिल्कुल। सर ये सी सेक्शन नहीं आएगा तो भाई इतना छोटा सवाल सी सेक्शन में क्यों आएगा, इससे तगड़े तगड़े कार्नोट इंजन आएगा। जनरेटर का न्यूमेरिकल दिया उसने, लेकिन बुक से बाहर से। सर ये तो चार चार न्यूमेरिकल बुक के बाहर के हो गए। तो भाई चार नहीं हुए, तीन हुए, क्योंकि और भी तो लगा रहा है बीच में। सही है, लेकिन नो टेंशन, बोर्ड एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा एक से दो बदलेगा तो आप सरवाइव करेंगे, क्योंकि सर जब बात से आप पढ़ रहे हैं मेहनत के साथ। गैल्वानोमीटर इंटू एमीटर एंड वोल्ट मीटर, एक्सपेक्टेड सवाल है थ्योरी का, ब्लू से जो लिखा है वो थ्योरी है। सही है। A coil with an inductance, calculate the induced EMF in the coil, ये बिल्कुल चैप्टर 19 का वर्ड टू वर्ड न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल नंबर 2 पेज नंबर 101 पे जाके देख लीजिएगा। और इसी के साथ उसने एक और लगा दिया। अच्छा अब यहाँ से देखें, आदम जी वाले ने मारा ट्विस्टर, एग्जाम्पल, फिर एक एग्जाम्पल, और एक ऊपर एग्जाम्पल जैसा जा चुका है यूनिट चेंज करके। इससे ये पता चला कि 2 से 3 न्यूमेरिकल एग्जाम्पल वाले भी होंगे, तो बी अवेयर, सॉल्व एग्जाम्पल जो बुक की है। इसलिए कह रहा हूँ सर जवाब जेजेसी से आप दोस्ती कर लें, क्योंकि ये एग्जाम्पल्स और प्लस बुक न्यूमेरिकल्स की पूरी मैक्सिमम प्रैक्टिसिंग शीट में अपलोड कर चुका हूँ। उसमें तकरीबन 70 टू 75 न्यूमेरिकल्स हैं इन होल, एज अ होल टोटल। उसका घोटा लगाएं, सेक्शन बी सिक्योर करें। इससे अच्छा आप क्या चाह रहे हैं। अब दिन रात पढ़ें बेटा, खेल कूद और दूसरे काम बंद कर दें, मिनिमाइज कर दें, इसी में भला है। अगर समझ में आ जाए आपको, मेरी बात दिल को लग जाए, सर्जन बात की, अल्लाह करे लग जाए। दुआओं में असर होता है, मैं दुआ कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप मेरे लिए भी किया करें कभी कभार अगर दिल चाहे तो। अच्छा ये जो न्यूमेरिकल उन्होंने एग्जाम्पल का दिया, इसमें एक वर्डिंग गायब है, मिस प्रिंटिंग है आदम जी कॉलेज के, उसमें तो मैंने लिख दिया आपके लिए, कैलकुलेट द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड एग्जाम्पल। काफी सारे स्टूडेंट मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर एग्जाम्पल तो अपलोड कर दें सॉल्व। तो बेटा मैं, मेरी थोड़ी लिमिटेशन है, मैं क्या क्या करूं क्या क्या ना करूं। आप लोग जानते हैं कि मैं 6-6 7-7 सब्जेक्ट चला रहा हूँ, फर्स्ट सेकेंड ईयर भी चला रहा हूँ। तो थोड़ा आप मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे, जो चीजें मैं यूं वीडियो में बताऊं मेरी वीडियो सही से देखिए करें। देखिए मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अब आप इसको देखें तो तस्वीरें खींचे जा रहे हैं यार, ऐसा जुल्म तो ना करें। अब ये एग्जाम्पल देखें, उसने ये कैलकुलेट द इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये मिस प्रिंटिंग थी, आदम जी पेपर में करेक्शन करा दी। बोर्ड एग्जाम में कभी हो तो आप बुलाएंगे टीचर को। सोलेनॉइड को कॉइल कह सकते हैं। प्रेजेंटेशन आप जेजेसी वाली दीजिएगा, ठीक है, यानी डेटा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, और आखिर में रिजल्ट की वर्डिंग। अभी मैं जो आउट ऑफ बुक वाली न्यूमेरिकल करूंगा वो वाली प्रेजेंटेशन। इसमें देखें अब रेजिस्टेंस दी हुई है, लेकिन कौन सी, रिएक्टेंस के नाम से, तो इसको आप बोलोगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो ये होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस का सिंबल। अच्छा चैप्टर 20 के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल अपडेटेड है, उसमें मैंने ये समझाया नहीं सिंबल क्या होते हैं, यूनिट्स क्या होते हैं, वहां जाके देख लें। अब इसमें आपको बोल क्या रहा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस पूछ रहा है।
अब इंडक्टिव रिएक्टेंस का मतलब इंडक्टेंस पूछ रहा है, सही है। अब इंडक्टेंस अगर पूछा है तो एल पूछ रहा है। अब जस्ट इस फॉर्मूले को याद करें, एक्सएल यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस का 2 पाई एफ एल, एल को छोड़कर 2 पाई एफ को क्रॉस मल्टीप्लाई करें, जस्ट पुट एंड गेट। लेकिन देखिए बच्चा क्या आके बोलेगा इम्तिहानी कमरे के बाद, कहाँ से आया था, क्यों आया था, क्योंकि एग्जाम्पल की तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा है स्टूडेंट का। नॉर्मल मॉडरेट वाली एग्जाम्पल करने हैं, उसकी लिस्ट मैंने दी हुई है, वहां से फायदा देखा। और इंडक्टेंस हेनरी में, चाहे सेल्फ इंडक्टेंस हो चाहे म्यूचुअल इंडक्टेंस हो। अंडरस्टैंडिंग, ओके गुड। आगे बढ़े भाई जल्दी से, कहाँ तक पहुंच गए थे हम, यहाँ तक। फोर डिफरेंस बिटवीन पेट्रोल एंड डीजल इंजन, इसको मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा भाई, डिफरेंस वाले सवाल के ऐसे सवाल इम्तिहान, लेकिन आपका दिल ठुक रहा है तो आप कर लें। पेयर प्रोडक्शन पे एक सिंगल टिक लगा रहा हूँ क्योंकि ये हल्का सवाल है और कम चांस होता है, लेकिन एक टिक का मतलब है कि अगर आप स्टैंड बाई में थ्योरी करेंगे सेक्शन बी की तो ये बाद में कीजिएगा बनस्बत सीपी माइनस सीवी या एनर्जी स्टोर्ड वगैरह। एक मोशनल ईएमएफ का भी सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट, लेकिन आदम जी वालों ने नहीं दिया। हाफ लाइफ और उसकी डिटर्मिनेशन बिल्कुल सही, एक्सपेक्टेड सवाल चैप्टर 27 का न्यूक्लियर फिजिक्स का। कार्बन, ये बड़ा लंबा चौड़ी एग्जाम्पल है, ये मैंने पूरा सॉल्व आपके लिए किया है, अभी इंशाल्लाह दिखाऊंगा। ये जो दिया है ना आदम जी वालों ने, ये मेरे हिसाब से बोर्ड में नहीं आना चाहिए, लेकिन कर लेते हैं, अभी करेंगे इंशाल्लाह। एक ढांचे में से उन्होंने कार्बन का सैंपल लिया और उसकी उम्र मालूम की, कितना कदीमी है ये। कॉन्सिक्वेंसेस, अच्छा ये सवाल ये सेक्शन बीसी का मल्टीपर्पज क्वेश्चन है। अच्छा इस पूरी फिजिक्स में 2 से 3 ऐसे सवाल हैं जो सेक्शन बी में भी आ सकते हैं, सी में भी आ सकते हैं। उसमें एक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, आइसोथर्मल आइडियाबैटिक और आइसोबैरिक प्रोसेस वाला। अगर एक प्रोसेस के साथ आएगा तो सेक्शन बी में डाल देगा, 2 प्रोसेस के साथ आएगा तो सेक्शन सी में डाल सकता है। और इसी तरह ये आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, अगर कम कॉन्सिक्वेंसेज है, 2 पूछ रहा है, इसके साथ फ्रेम ऑफ रेफरेंस या उसके प्रिंसिपल और पॉस्टुलेट नहीं पूछ रहा है तो देखिए बी में डाल दिया, वरना अगर पॉस्टुलेट प्रिंसिपल के साथ सारे कॉन्सिक्वेंस तो 8 मार्क्स का तगड़ा सा सेक्शन सी में डाल देगा। लेकिन जैसे देखिए यूं समझे कि इस और को हटा दें और मिला दूं तो ये सेक्शन सी का हो जाएगा, अगर इस और को हटा दूं तो ये पूरा सवाल सेक्शन सी का है, समझे गेम। वेरी गुड, रिस्पॉन्स तो दिया करें यार आप लोग, जो है सर जब बात को रिस्पॉन्स नहीं देते हैं कि सर हाँ आपके पढ़ाई समझ में आती है, आपका पढ़ाना समझ में आता है नहीं आता है, आप सही टीचर है नहीं है, कुछ बोला करें ना भाई, तभी तो सर अपनी आप इम्प्रूवमेंट और करेंगे या नहीं करेंगे। एफएम रेडियो सुनता है कोई, गाने ना सुना करें भाई। इसमें जो है लिखा हुआ है फोटॉन्स, ये वर्ड टू वर्ड बुक का सवाल है, चैप्टर नंबर 25 का क्वांटम फिजिक्स का, बिल्कुल प्रैक्टिस करें। कट ऑफ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का न्यूमेरिकल दे दिया, ये भी वर्ड टू वर्ड बुक का है, पेज नंबर 233 पे। देखिए मार्किंग कर ले जाके के उस पे जाके लिख लें आदम जी, ये सवाल आदम जी वालों ने लिए, रिवीजन में आपका मूड बना रहेगा कि करें कि ना करें, सही है। उसके बाद जो है उसने फेरोमैग्नेटिक, ये भाई केमिस्ट्री में सवाल आ सकता है, इसको मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा जो डेफिनेशन दे, हाँ इसके बदले आप वो कर लें, इससे अच्छा सवाल एक बताऊं वो कर ले जाके, वो जरूरी है, वो ज्यादा आने का चांस है। जो कंडक्शन बैंड, फॉरबिडन गैप और वैलेंस बैंड है वो करना है, वो आने का ज्यादा चांस है चैप्टर नंबर 21 में और 2 में बनिस्बत इसके, वो करने जाके, सही है। और ये इतना लंबा चौड़ा उन्होंने 21 में से दिया है, यानी कि फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स, जिसमें मॉड्यूलस थे, स्ट्रेस था और बल्क मॉड्यूलस था, ये सब था। लेकिन मैं इसके आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, आपको कहाँ बताएं जरा, ये यूट्यूब के वीडियो में मिलेगा क्योंकि एक्सरसाइज का है ना। बाकी जो आउट ऑफ बुक है और एक स्केलेटन ढांचे वाली जो एग्जाम्पल है ये मैं आपको दिखाना जा रहा हूँ, आप चले गए, ये तो ना करें। सेक्शन सी बाकी है भाई, कि सेक्शन सी में एक्सपेक्टेड सवाल दिए आनंद जी वालों ने या नहीं, और सेक्शन बी के न्यूमेरिकल दिखा रहा हूँ, फिर उसके बाद सेक्शन सी, उसके बाद छुट्टी। शुरू में बता दिया था वीडियो थोड़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, तो ऐसा ना करा करें कि लगे कि सर के साथ आप लोग नहीं हो। अब तरीके से देखिएगा और जल्दी जल्दी देखिएगा, मैंने आपके लिए पहले से ये थोड़ा सा सॉल्व किया हुआ है क्योंकि उस वक्त लाइट चली गई मेरी, तो ये लिखा हुआ रह गया और टाइम बचाने के लिए मैंने लिखे ही रहने दिया। सोडियम, सवाल दोबारा से देखा हूँ, ये देखें भाई सोडियम, सोडियम जो है एटॉमिक मास उसका दिया हुआ है, बाइंडिंग एनर्जी पूछ रहा है और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पूछ रहा है।
सही है, सवाल देख लिया ना भाई? ओके, अब इधर देखें भाई, जो इसके नीचे 11 लिखा होता है ये इसका चार्ज नंबर होता है, यानी प्रोटॉन्स की तादाद। सबको पता है, केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है तो भी पता है। और ऊपर जो होता है वो मास नंबर होता है, जो फिजिक्स की जबान में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है। ओके, अब माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है सर, ये सब क्यों निकाल रहे हैं? इसलिए निकाल रहे हैं भाई कि बाइंडिंग एनर्जी आएगी मास डिफेक्ट के जरिए। ठीक है, मास डिफेक्ट, और मास डिफेक्ट आएगा इन सब चीजों के मास के जरिए और तादाद के जरिए, क्योंकि मास डिफेक्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियॉन्स एंड द स्टेबल न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के जो मकीन है, रिहायशी हैं, रेजिडेंट्स हैं, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनका टोटल मास माइनस स्टेबल न्यूक्लियस का मास, इन दोनों का माइनस जो होता है वो हमेशा जीरो के अलावा होता है, जो इसका मास डिफेक्ट कहलाता है। न्यूक्लियर फोर्स की वजह से, अट्रैक्ट रिपल्शन की वजह से पैदा होता है ये मास डिफेक्ट। जब आएगा तो इसको स्टैंडर्ड 931.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये वो एक यूनिट है, जो एक यूनिफाइड मास यूनिट है, इसको एएमयू कह रहे हैं हम, ये याद हो, वरना ये गिवन होगा एग्जाम में, लेकिन ये इन एग्जाम्स ये गिवन होगा सब। ये मैं समझाने के लिए लिखा था कि प्लांक्स कांस्टेंट जैसे चैप्टर नंबर 24 और 25 में गिवन होता है, उसी तरह ये 27 में यू या मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन गिवन होगा। ओके, अब अगर ये समझ में आ गया तो ये पुट करें और गेट करें, फॉर्मूला आपके सामने आ गया। अब Z यानी प्रोटॉन्स कितने हैं भाई? 11, पुट कर दिया। न्यूट्रॉन कितने हैं भाई? 12, पुट कर दिया। प्रोटॉन का टोटल मास उसकी तादाद से मल्टीप्लाई से आएगा, टोटल मास न्यूट्रॉन का उसकी टोटल तादाद से मल्टीप्लाई से आएगा, यू यू के साथ। इसलिए चल रहा है कि जब 931.5 पर यू लगाएं तो यू कट जाए और फिर गिनती मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ जाए। कैलकुलेटर चला लेंगे ना भाई, कि दिस इंटू 11, दिस इंटू 12 प्लस, और फिर उसके बाद ये गिवन होगा मास ऑफ सोडियम। क्वेश्चन अभी आपने पिक ले ली है, देख लीजिएगा, ये गिवन होगा, हमें याद नहीं करना है, हमें सिर्फ इसमें आपको ये कैलकुलेशन आनी चाहिए, माइनस क्यों करा है न्यूट्रॉन निकालने के लिए, ये 1123 क्यों दिया हुआ है, इससे क्या निकलेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की रिस्पेक्टिव तादाद। बाकी गिवन जो है कांस्टेंट वो गिवन होंगे, बाकी सवाल देखें कितना छोटा सा है, लेकिन बच्चा क्या बोल रहा है, कहाँ से आया, क्यों आया? भाई बाइंडिंग एनर्जी सिलेबस में है, वहां से आया। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सिलेबस में है, वहां से आया। क्या आउट हुआ? तो माइंड सेट नहीं करेंगे आउट ऑफ बुक आ गया या सी पेपर आया, डी पेपर आया, हमें जो नहीं आ रहा था वो सी पेपर डी पेपर है, अरे ऐसा तो नहीं करो ना। आउट ऑफ बुक उसको कहोगे जो बुक में सिलेबस और टॉपिक ही नहीं हो। अच्छा, इसमें एक चीज मैंने ये भी लिखी थी जब लाइट जा रही थी, कि ये यू जो है थोड़ा वेरी कर सकता है, अगर वो इम्तिहान में 7 3 दे दे या इम्तिहान में वैल्यूज को थोड़ा सिग्निफिकेंट डिजिट बदल दे, तो जो गिवन होगा ना उसको आप नहीं छेड़िएगा। जैसे ये देखिए, ये मैंने ये 2 जगह क्यों लिखा है, गिवन जब कर देगा तो उस पर आप बहस नहीं करेंगे कि जो मुझे याद है वो तो ये है। जैसे अब हमने याद की 6.63 और उसने ये दे दिया और आपने यूज कर लिया अपनी याददाश्त वाली, तो भाई नंबर कट जाएंगे। वो कहेगा कि भाई फिर वही नकल करने के लिए कुछ लाए थे, दिमाग से क्यों कर रहे हो, देख के करो अगर गिवन है। हाँ, गिवन नहीं है, आपने टीचर को बुलाया, उसने कहा कि भाई कोई मिस प्रिंटिंग या कुछ मिसिंग नहीं है, हाँ ऐसे में आपके ऊपर जाएगा कि आपने कोई सी भी इजाजत हो जाएगी, लेकिन प्रिंट कर दिया ना उसने, क्वेश्चन पेपर में पब्लिश कर दिया, तो यू आर बाउंड टू यूज दैट कांस्टेंट, चाहे वो कम सिग्निफिकेंट डिजिट हो, ज्यादा हो, जैसे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें डेसिमल्स होते हैं, तो उसमें आप वही बाउंड होंगे, यूज करेंगे अगर वो क्वेश्चन पेपर में लिखते हैं। ये 4 4 नंबर का मामला है भाई, हमें पता ही नहीं चलता, हम सिर्फ ये बोलते हैं मेरे मार्क्स कहाँ चले गए, मेरे पेपर अच्छा हुआ था, ऐसे थोड़ा पूरा तय कर लेंगे हम। टीचर की बात पे आप अमल कर रहे हैं, मैं ध्यान से आपको पहले ये बात बता रहा हूँ, आप इस पे अमल करो, फिर कहो कि यार मेरे साथ मिसहैप हुआ है, बैड लक हुई है। ओके, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो सबकी हिफाजत फरमाएगा मार्कशीट की, ये गलत हाथों में ना जाए और ना उसमें कोई करप्शन हो। आमीन सुमामीन। तो ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमेशा इसके यूनिट्स होंगे ऑटोमेटिक, क्योंकि ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी वैल्यू है 1 U की 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन। सही है। अब बाइंडिंग एनर्जी आएगी तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आएगा, ये जो लिखता हूँ इस द ये रिजल्ट है, लेकिन ये मैं बोला था उस एग्जाम्पल के टाइम, ये प्रेजेंटेशन रखिएगा, डेटा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, 2 पार्ट है तो उसको नाम भी रख दे ए बी, चाहे क्वेश्चन पेपर में ए बी ना भी हो हम अपना नाम रख सकते हैं।
बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन यानी उसके न्यूक्लियॉन्स की तादाद से डिवाइड करते हैं। न्यूक्लियॉन्स क्या आते हैं भाई, ए, यानी सोडियम में 23 है, 23 से डिवाइड करते हैं तो ये बाइंडिंग एनर्जी। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो ये भी, क्योंकि अपॉन में जो नंबर है वो डायमेंशन लेस है, तो जो यूनिट होंगे बाइंडिंग एनर्जी के वही होंगे पर न्यूक्लियन के। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को कुछ टीचर पैकिंग फ्रैक्शन भी कहते हैं। अरे चले क्यों गए, और न्यूमेरिकल भी है, 4 न्यूमेरिकल है कम से कम। ये वो सवाल है जो बुक वालों ने जो दिया था उसमें उन्होंने चेंज किया है। बुक में ये न्यूमेरिकल यूनिट्स की तब्दीली के साथ है, यानी बुक में ये सवाल किलोग्राम में है नहीं, आदम जी वालों ने इसको किलोग्राम में दिया है। यानी कुछ बात, एक चीज बताऊं अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है, आदम जी वाले यही चेक कर रहा है कि कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हो, कितने टीचर पढ़ा रहे हैं। वैसे देखें, वीडियो नहीं बना रहा हूं, पढ़ा रहा हूँ। ये देखें, इस सवाल में उसने यू दिया हुआ है, सोडियम वाले में। बुक की एग्जाम्पल में देखिए यू वाला है, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट वाला। तो इसका मतलब क्या है कि मेरी प्रैक्टिस में आ गया। तो अब अगर उसने सोडियम का यू के साथ दिया तो बुक से बाहर नहीं हुआ ना। और अब देखें, इसने ये किलोग्राम में दे दिया, ठीक है, आदम जी वाले में, और यू का बुक के अंदर है। तो अब ये दोनों एक जगह ले आए तो देखिए दोनों यूनिट्स के मेरे पास क्वेश्चन पहुंच गए ना भाई। तो ये चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप वर्सटाइल अंदाज में पढ़ाई करें, सिर्फ टाइम पासर मेरी तरह ना बने भाई। सर आप टाइम पासर हैं, आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप तय कीजिएगा भाई। ये देखें भाई, ये देखें ड्यूट्रॉन का सवाल है। ड्यूट्रॉन की स्पेलिंग कुछ लोग जो है टी के बाद ई लिखते हैं, जैसे आदम जी वाले ने लिखा है, बुक वाले ने टी के बाद आर लिखा है। अब देखें इन्होंने देखें यू के साथ, यानी ए एम यू जो है ये यू है, इन्होंने देखें एटॉमिक मास यूनिट में दिया हुआ है। उसूल जो है वो अभी जो सॉल्यूशन में दिखा है वही चलाइएगा। सिर्फ बुक क्यों खोली आपके लिए पेज नंबर 270 पर, ये दिखाने के लिए कि देखें एग्जाम्पल बुक की यू के साथ है, आदम जी वालों ने इसको केजी के साथ दिया हुआ है, किलोग्राम के साथ। बट नो टेंशन नो मेंशन, जो बताने जा रहा हूँ वो संभाले। वो ये है कि अगर किलोग्राम में मास होगा तो किलोग्राम में चलेगा, नो कन्वर्जन इन चैप्टर 27। मतलब बाकी चैप्टर में ऐसा यूनिट का ध्यान रखिएगा, इसमें बाहिर ऐसी कहानी, ठीक है। अब आपको बस ये समझना है कि अगर किलोग्राम में मासेस दिए हुए होंगे न्यूक्लियाइड्स के या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के, तो यू विल यूज दिस फॉर्मूला ऑफ आइंस्टाइन, जिसको हम कहते थे इक्वेशन ऑफ मास एनर्जी इंटर कन्वर्जन। याद है, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, एक बड़ा फॉर्मूला मशहूर हुआ था आइंस्टाइन का, ये उसका रीमेक लग रहा है। इसमें स्पीड ऑफ लाइट की जरूरत पड़ती है, जबकि यू वाले में 931.5 की जरूरत पड़ती है। गॉट इट, दैट्स इट। बस अगर ये समझ में आ गया तो ये जल्दी से करें और अगले न्यूमेरिकल पे जाएं कि अब इसमें जो है न्यूट्रॉन कहते हैं हैवी हाइड्रोजन को। 1 2 का मतलब है प्रोटॉन 1 हो गया और न्यूट्रॉन भी, क्योंकि 2 - 1 से प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन भी 1 ही आ जाएगा। बच्चा सवाल हो गया क्यों, क्योंकि 1 into anything इज दैट थिंग। जैसे अभी सोडियम वाला गया उसमें 11 12 रखा था, कैलकुलेटर उठाना पड़ा था, इसमें तो ये फॉर्म बस प्लस करें कैलकुलेटर से, और इसमें जो स्टेबल न्यूक्लियाई का मास दिया हुआ है वो माइनस करें, मास डिफेक्ट आ गया। बस ये ध्यान रखिएगा, किलोग्राम में तो किलोग्राम में मास डिफेक्ट, यू में तो यू में, या ए एम यू में तो ए एम यू में मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट आएगा तो बाइंडिंग एनर्जी आएगी, बाइंडिंग एनर्जी आएगी तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आएगी। अब इसमें जरा एक चीज समझें, बहुत टाइम लगा रहे हैं सर, लेकिन आप कह रहे हैं कि सर वीडियो खींच रहे हैं, वीडियो नहीं खींच रहा हूँ भाई, आपका भला कर रहा हूँ A1 ग्रेड का। ये देखें उसने मास डिफेक्ट पूछा था, बोले, और उसने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पूछी थी। बाइंडिंग एनर्जी उसने पूछी नहीं है। सर क्यों निकाल रहे हैं बताएं, फारिग बैठे हैं? अरे भाई क्या कह रहे हो यार, इसलिए भाई कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आ ही नहीं सकती जब तक बाइंडिंग एनर्जी ना आए, इसलिए निकाला भाई, फारिग थोड़ी थे। बाइंडिंग एनर्जी अब आएगी डेल्टा एम सी स्क्वायर से। अब इसमें ये ध्यान रखें, अब जब हम सी को यूज करते हैं तो सी के यूनिट्स तो होते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, सॉरी मीटर पर सेकंड में, स्पीड है ना भाई लाइट की। तो अगर मीटर है तो ऐसा यूनिट हो गया। अब ऐसा यूनिट तो इसका आ गया मेगा इलेक्ट्रॉन में, दिख जाएगा ये जूल में आ गया। जूल अभी बताया था कि जितने भी पार्टिकल्स और एनर्जीज हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाइंडिंग एनर्जी हमेशा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब देखिए ये पहले बनेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस रिलेशन से। ये बहुत मैंने आपको चैप्टर 24 5 में सिखाया, जाके वीडियोस निकालेंगे सारी।
अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनेगा तो 10⁶ का मतलब होता है मेगा। बोले हाँ, वेरी गुड। मेरे दबाव में आके नहीं बोला करें, दिल से बोला करें कि हाँ भाई हमें भी पता है। मेगा आ गया। अब ये बाइंडिंग एनर्जी आई, बाइंडिंग एनर्जी आएगी तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन या दूसरे लफ्जों में पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 है न्यूट्रॉन का, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। कैसा देखा, न्यूमेरिकल मुश्किल नहीं है अगर समझ में आ जाए तो। अगला सवाल अल्फा पार्टिकल्स वाला जो दिया उसने। अच्छा ये मजे की बात है, ये सवाल कहाँ से दिया उसने? ये 20 ईयर पेपर में से दिया है। मेरे पास तो पुराने खजाने पड़े हुए हैं ना, क्योंकि आदम जी का प्रोफेसर तो मुझसे भी पुराना खिलाड़ी होगा भाई, 30 साल से पढ़ा रहा होगा, कितने साल से। तो ये जो है, अगर आप 2000 या 1995 से पुराने पेपर निकालेंगे ना, तो उसमें आपको ये मिल जाएगा, वर्ड टू वर्ड आया हुआ है भाई बोर्ड एग्जाम। लेकिन कौन लोग इतने पुराने पेपर करेंगे, हम तो आजकल जो है टिकटॉक बना रहे हैं। सॉरी। लेकिन चले, उसने क्या बोला था भाई, अल्फा पार्टिकल जो एक्सेलरेट हुए धक्का खा के 1 किलोवाट की, तो किलोवाट से वोल्ट बना लिया, किलो का मतलब 1000। इस मैग्नेटिक फील्ड में वो दाखिल हो गए 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए। यानी ये याद आ रहा है, ये वो है चार्ज टू मास रेशियो का न्यूमेरिकल, याद आ गया। चैप्टर नंबर बोले जल्दी 18 का, मैग्नेटिक फील्ड का। इसमें ये हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन आया, मैग्नेटिक फील्ड चल रही थी, उसमें घूम गया 45 डिग्री का एंगल में। समझे कहानी? अब वो यही पूछ रहा है, जब वो घूम गया तो घूमेगा तो सर्कुलर फैशन में, तो जिस दायरे में वो घूमे अल्फा पार्टिकल उसका रेडियस बताओ, क्योंकि इनका पाथ होता है सर्कुलर। याद है ना, ये थ्योरी नहीं की करें भाई, कम इंपॉर्टेंट है लेकिन है, अनइम्पॉर्टेंट नहीं है। चार्ज टू मास रेशो। अब सवाल फंस गया, क्यों? क्योंकि इसमें एंगल दिया हुआ है। अगर एंगल ना दिया होता तब ये सवाल छोटा और आसान हो जाता थोड़ा सा, क्योंकि देखिए बुक में कोई भी एंगल वाला क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। इसमें एंगल उन्होंने जो दिया ना, उसने इस सवाल को कर दिया थोड़ा सा खराब। ये देखिए 45 डिग्री फील्ड, नजर आया? पोटेंशियल डिफरेंस, रेडियस पूछ रहा है। अब ये एंगल जब भी देगा ना, तो आपको इस उसूल से पहुंचना पड़ेगा ईवीबी, यानी मैग्नेटिक फोर्स, जिसको हम क्यूईबी बोलते थे। Q इज इक्वल टू 2E होता है अल्फा पार्टिकल्स के लिए, तो सबको पता होगा माशाल्लाह, क्योंकि हीलियम न्यूक्लियाई आर डबली पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स के लिए। अब मैग्नेटिक फोर्स सेंटीपिटल फोर्स के बराबर है। अब सेंटीपिटल फोर्स ओरिजिनल तो ये होती थी mv²/r, इफ यू रिमेंबर। ओके, लेकिन एंगल बना रहा है तो इसका ये कंपोनेंट हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है उसको घुमाता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो उसको आगे बढ़ा देगा सामने की तरफ। तो अब देखें वी वाई क्या होता था, देखिए सब आ रहा है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मैट्रिक। अब ये सवाल हो गया थ्रू, कि ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करेंगी, वरना झटके खाएगा वो पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में दाखिल होगा। इससे हमारे पास एक फॉर्मूला सा बन गया, ये साइन स्क्वायर से साइन कैंसिल कर दिया, बी स्क्वायर से बी कैंसिल कर दिया, जो बच गया उसमें से आर निकाल लिया, ई बी क्रॉस मल्टीप्लाई में चला गया। लेकिन फिर भी फंस गया ये। रेडियस आ जाएगा अगर ये सारी चीजें, बी पता है सवाल में दिया हुआ, एंगल पता है सवाल में दिया हुआ, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल ट्वाइस होता है वो भी पता है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल गिवन करेगा। अच्छा ये बता दूं, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल आदम जी वालों ने दिया नहीं है। अगर बोर्ड एग्जाम में ना दे तो आपको मांगना है। मास ऑफ प्रोटॉन भी इलेक्ट्रॉन भी इतने कॉमन थोड़ी है कि हर वक्त वो मुझे याद हो कि मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होता है। टीचर को बुलाने में शाइनेस या रिजर्वेशन नहीं कि मारेगा डांटेगा, और भाई बुलाएं, वो आपका राइट है कि सर इसमें मुझे कुछ गलती लग रही है, मिस प्रिंटिंग लग रही है। ये मास आपको गिवन करेगा, आपका राइट है कि बोले उससे कि भाई मास की जरूरत पड़ रही है मुझे, क्योंकि देखें जो पढ़ के जाएगा टाइम लगा के उसी को पता है ना इसमें एक चीज कम पड़ रही है मेरी, मास। अब मास जो है वहां पे पुट कैसे करोगे अगर गिवन नहीं है? कितने लोगों को याद होगा ये वाला मास? मैं तो टीचर हूँ भाई कि मैंने लिख दिया। लेकिन अब देखें v इसमें नहीं है, यानी स्पीड क्या थी उस अल्फा पार्टिकल्स की उस मैग्नेटिक फील्ड में दाखिल होने पे। तो अब इसके लिए आपको जाना पड़ेगा मेरे साथ थ्योरी में। काइनेटिक एनर्जी इज दिस ऑफ चार्ज पार्टिकल v। अब यहाँ से अगर v मुझे निकालना है, ये v स्पीड है और ये वोल्टेज है, छोटा बड़ा v लिखा है स्मॉल कैपिटल, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2ve अपॉन m।
स्क्वायर हटा रूट आ गया, ये बन गया, समझ गए। अब ये v निकालें बहुत तरीके से, बस इसमें e का ध्यान रखिएगा, e यहाँ पे e मत रखिएगा, e यहाँ पे समझे q है और वो 2e है। अगर हाँ ये अल्फा पार्टिकल के बजाय इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बोलता तब बचत सवाल था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो होते हैं उनके ऊपर सिंपली ई चार्ज होता है, जिसको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बोलते हैं, 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम। लेकिन अगर अल्फा पार्टिकल बोल देगा तो डबल ही पॉजिटिव चार्ज है, तो उसकी वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई करके आएगी। अगर ये 2 कम कर दिया तो वेलोसिटी गलत आई, फिर 2 कम कर दिया तो यहाँ पे रेडियस गलत आया। कुछ समझे? कैलकुलेटर चला लेंगे ना भाई आप लोग, गुड। तो इसको सही से एहतियात से कैलकुलेटर यहाँ चलाएंगे, मीटर पर सेकंड, ये क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, इसको आर निकालने के लिए यहाँ पुट करेंगे, मीटर में आ गया, लेकिन यहाँ पे फिजिबल यूनिट बनाने के लिए आंसर 2 डेसिमल मूव कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 तो सेंटीमीटर बन जाएगा, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। गॉट इट? बोले भाई कुछ जवाब तो दिया करें। ओके, खत्म पे आ रहे हैं भाई लेक्चर, परेशान ना हो, 5 से 10 मिनट। जनरेटर वाला सवाल ये भी बताऊं कहां से दिया है, 20 ईयर में से। अब किसी का सवाल आ रहा है स्टूडेंट में से कि सर 20 ईयर हमें करना जरूरी है, जरूरी नहीं है, दिमाग खोलना है तो देखें तो, क्योंकि देखिए जनरेटर सिलेबस में है, ई टू एम रेशियो सिलेबस में है, बाइंडिंग एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सिलेबस में है। ये इससे आपका एप्टीट्यूड की जिंदगी और आगे यूनिवर्सिटी की जिंदगी में आप सरवाइव करेंगे, क्योंकि वहां जो है बुक बुक करके नहीं चलेगा कि इस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ, कहेगा दिमाग से पढ़ो बच्चों, यूनिवर्सिटी है, दुनिया में आपको मार्केट में और फील्ड में जाना है। बाकी मर्जी सद्देबाजी आपको उसी के लिए तैयार कर रहे हैं, सिर्फ अपने यूट्यूब के चैनल के लिए नहीं, अपने आप को बता रहे हैं भाई। बाकी आप जो है समझो सर बात की, सर की बात की जो है खुलूस या नियत। ये रहा भाई 500 टन से जनरेटर में 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर में एरिया होता है, क्योंकि 2 डायमेंशनल हो गया। इस 50 टेस्ला की फील्ड में वो घूम रहा है, 220 वोल्ट पैदा कर रहा है बिजली। अब वो कह रहा है कितना तेज घुमाए इसके आर्मेचर को, रोटर को, बताएं यानी, लेकिन शर्त बांध रहा है आगे कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकंड में बताएं, यानी जिसको हम आरपीएम बोलते हैं, तो आरपीएस एक होता है ना, आरपीएम बड़ा मशहूर हुआ था, रेवोल्यूशन पर मिनट। कभी अगर आप जनरेटर बनवाए हो या आपके पास हो या आपके घर में हो या कहीं, और उसमें आके मैकेनिक ने आरपीएम चेक किया हो, ये कॉमन लफ्ज है बड़ा, जहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी आती है, तो ये आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट और आरपीएस रेवोल्यूशन पर सेकंड, इसमें आप पूछ रहा है, इसका मतलब है ये तो फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, जबकि हमारे पास फॉर्मूले में ओमेगा होता है। बट नो टेंशन, इधर देखें भाई, नंबर ऑफ टर्न्स एन हो गई, एरिया अच्छा स्क्वायर है तो 2 मरतबा 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये सब तो पता हो गया ना भाई, सेकंड ईयर खत्म हो गई। मैग्नेटिक फील्ड भी हो गई, मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस, अच्छा इसमें मैक्स लिखना जरूरी नहीं है, सिर्फ ईएमएफ भी लिख सकते हैं। ओमेगा इन रेवोल्यूशन पर सेकंड, यानी हकीकत में ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, क्योंकि ओमेगा निकाल लेंगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब आपको ये फॉर्मूला तो याद होगा, क्योंकि कुछ लोग सेक्शन बी में एक्सपेक्ट कर रहे हैं एसी जनरेटर के सवाल को थ्योरी में। अब ओमेगा अगर निकालना है तो बी एन ए को अपॉन में ले जाएं, पुट करें, कैलकुलेटर चलाएं धड़ाधड़ जल्दी जल्दी, इन तीनों से डिवाइड कर दें, रेडियन में आ गए। ओरिजिनल यूनिट ओमेगा के होते हैं रेडियन पर सेकंड, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा आपने चैप्टर नंबर 4 में, फर्स्ट ईयर में, ठीक है, भूल गए तो यहाँ से देख लें। अब यहाँ पे आंसर लिख दिया तो 1 नंबर कट जाएगा, क्योंकि फरमाइशी प्रोग्राम का रेवोल्यूशन पर सेकंड याद आ गया, गुड। तो ये हमारा था ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, तो एफ हो जाएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई। बहुत ही आहिस्ता घूम रहा है ये जनरेटर, बहुत अच्छा नहीं, ऐसे घूम रहा है, वरना ये बहुत ज्यादा होता है, 100 200 500 1500 रेवोल्यूशन, इतना आहिस्ता थोड़ी घूमता है। लेकिन चले, पेपर बनाने वाले ने पेपर में वैल्यूज दे दी, लेकिन प्रैक्टिकली ये अच्छा नहीं है, क्योंकि इतना आहिस्ता नहीं रोटर घूमता, समझ गए। लेकिन देखें बुक से नहीं है, लेकिन पॉसिबल है, सॉल्यूशन भी नॉर्मल मॉडरेट है, ना बहुत लंबा ना बहुत छोटा, लेकिन बच्चा कहाँ परेशान है, कहाँ से आया। अब वो ढांचे वाला आखिरी सवाल और छुट्टी आप लोगों की, और ये है क्वेश्चन ऑफ द डे, ढांचा। पता नहीं जो है वो किस चीज का ढांचा था भाई, स्केलेटन। बुक वालों ने बहुत अजीब तरीके से इस न्यूमेरिकल को किया है, मैं इसको आसान बना के आपको दिखाऊंगा, तो आप लोग ये मुझे देख के जाएं, आप लोग उससे पहले जा रहे हैं तो ये आपका राइट है, लेकिन
मुझे देख के जाएंगे तो फायदा हो जाएगा, क्योंकि ये न्यूमेरिकल आपका बुक में तो है लेकिन बुक वाले ने बहुत मुश्किल तरीके से सॉल्व किया। ये है पेज नंबर 267 पर कि एक पेल्विस बोन से किसी स्केलेटन में से सैंपल निकाला कार्बन का। इसको कार्बन डेटिंग कहते हैं असल में। ये कार्बन डेटिंग का सवाल है, अगर आपको पता हो। कार्बन जो 14 है ना, ये ये बड़ा जालिम अल्लाह ताला की शान है। ये हजारों हजारों साल पुरानी चीजों की लाइफ बता देता है कि वो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कितनी पुरानी है, अगर उसमें से कुछ उनका सैंपल मिल जाए। फिरौन की मम्मी कितनी पुरानी है, उसमें से अगर उसका सैंपल मिल जाए। कभी गौर करें, हम नहीं थे, हमें कैसे पता चला कि इतने साल पुराने अंदाज से साइंस बता रही है। वो इस तरह कार्बन डेटिंग करते हैं, उसमें से कुछ निकाल कर खुद ये टिश्यूज उस पर अमल करके लगाते हैं फॉर्मूले। अब वो क्या क्या बोल रहा है, वो कह रहे हैं कि 50 ग्राम सैंपल वहां से पकड़ा, सही है, और इसका डीके जो है वो 200 डीकेस पर मिनट है। ठीक है, ये डीके रेट हो जाता है। इसको एक्टिविटी भी बोल सकते हो आप, एक्टिविटी ऑफ द सैंपल। और लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें से अगर हम निकालें तो उसका डीके रेट ये होता है, डीकेस पर मिनट पर ग्राम, तो कहते हैं ग्राम से ग्राम। ठीक है, यहाँ तक। हाफ लाइफ 5700, यानी इतने कबले मसीह तक की चीजें आप निकाल सकते हैं, 3000 कबले मसीह तक। इतने साल उसकी हाफ लाइफ है, तो बताएं कि उस स्केलेटन की जिंदगी कितनी पुरानी थी, यानी वो कितना पुराना ढांचा था। कहीं से मिल गया किसी हिस्टोरियन को या रूइंस जो तलाश करते हैं। अब जो है इसको देखें सही से और भागे। फीडबैक अरे भागे क्यों, सेक्शन सी के सवाल बाकी हैं, भूल गए ना, मैं भी भूल रहा था। मास दिया हुआ एम हो गया, एक्टिविटी दी हुई है ओरिजिनल, लेकिन ओरिजिनल एक्टिविटी पर ग्राम वाली वो, अब इसको मल्टीप्लाई क्यों किया सर, इसलिए किया बेटा कि देखें ये है डीके पर मिनट पर ग्राम। अगर मैं इसको ग्राम से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मतलब होगा, ओरिजिनल यूनिट्स आ जाएंगे डीके पर मिनट वाले, सही है। तो इसलिए जो गिवन सैंपल पकड़ा था 50 ग्राम का, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जैसे 10 ग्राम दे तो 10 से कर देंगे, 100 ग्राम दे तो 100 से कर देंगे, यूनिटी बनाने के लिए। अब ये आपके पास फॉर्मूला एक होता था डीके लॉ का, रेडियो एक्टिव डीके लॉ बड़ा मशहूर हुआ था। बस इसको अब फीड करना है आपको तरीके से, लेकिन इसमें कैलकुलेटर साइंटिफिक चाहिए होगा भाई। अच्छा, हाफ लाइफ भी दी हुई है उसने, कितने मिनट वो लिख दिया हमने। ठीक। अच्छा, मिनट को सेकंड ही बनाया क्योंकि सब कुछ मिनट में, डीके भी हाफ लाइफ भी, तो आंसर इसका ऑटोमेटिक मिनट में आएगा, नो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। ये भी समझ लें सब कि जब सारे यूनिट सेम हो तो कन्वर्जन ऑप्शनल हो जाती है। ठीक। अब टाइम यहाँ पे फंसा हुआ है, अब इस टी को अलग करना पड़ेगा पावर में से, तो इसको पहले ए नॉट को डिवाइड में लाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, माइनस पावर में अच्छा नहीं लगता, उसको रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, आवाज लगाएं। यस सर। अब ई का तोड़ एंटी ई, यानी अगर आपने कभी कैलकुलेटर देखा हो, देखा ही होगा, लेकिन मेरे बटन बहुत घिसे हुए कैलकुलेटर के। अगर ये वाला बटन आप दबाएंगे ना, जो टेंजेंट के ऊपर वाला होता है, तो आपकी स्क्रीन पे देखें एल एन लिखा हुआ आ गया। लेकिन इसी बटन को अगर आप शिफ्ट करके दबाएंगे तो आपकी स्क्रीन पे ई लिखा हुआ आ गया। इसका ये मतलब हुआ कि एल एन जो है नेचुरल लॉग, और ई जो है ये एक दूसरे के एंटी है। जिस तरह एलओजी वाला लॉग जो है उसके शिफ्ट दबाने से 10 आता है। इसका ये मतलब हो रहा है कि जो एल एन है उसकी बेस ई होती है, और जो एलओजी है उसकी बेस 10 होती है। तो अब हमारे पास ये वाला मतलब है, ये वाला मैं यहाँ पे काम नहीं है, मैथ्स वाले जरा सबर करेंगे, सर बाद में बताएंगे मैथ्स। ओके। अब इसका एंटी एल एन दिया तो यहाँ तो एल एन ई होकर 1 हो गया, ठीक है, और इधर एल एन आ गया। अब टी चाहिए तो लैम्डा यानी डी के कांस्टेंट जो है नीचे आ गया। अब अगर आपको याद आ जाए तो हाफ लाइफ का एक बड़ा फॉर्मूला मशहूर हुआ था, 0.693 अपॉन लैम्डा। डू यू रिमेम्बर? गुड। इससे लैम्डा हो जाएगा 0.693 अपॉन टी हाफ। ठीक है, ये आ गया। अब इसको रेसिप्रोकल करें, टी हाफ ऊपर चला गया। अब सिर्फ कैलकुलेटर का काम बचा। हाफ लाइफ यहाँ से उठाएं 3.01 वाली रख दे, ए नॉट और ए यहाँ से उठाएं जो हमने, ए तो डायरेक्ट दिया हुआ था, ए नॉट जो हमने पर ग्राम के जरिए निकाला था 750 वो रखे। अब यहाँ पे एल एन कैलकुलेटर से कैसे निकलेगा ये बस सीख लें जिसको नहीं आता।
आप लिखेंगे यहाँ पे 750 डिवाइड बाई 200, वैसे जीरो को काट भी सकते हैं, तो 75 को 20 से डिवाइड कर दें, 75 डिवाइडेड बाई 20, क्या आ गया भाई, ये आ गया। अब शिफ्ट करके ये एल एन वाला बटन दबा दें, ये आई एन नहीं है भाई, ये एल एन है, शिफ्ट करके आ गया। अब इसके अंदर आंसर फीड कर दें जो हमने अभी पीछे निकाला था। एसी का बटन नहीं दबाया करें भाई, ऑल क्लियर का, हमें समझते हैं एसी है, ठंडा खाएगी, ये आ गया एल एन, लेकिन हमें एल एन तो डायरेक्ट चाहिए था, शिफ्ट क्यों दबाया सर ने भाई, एल एन आ गया, शिफ्ट नहीं करना है, एल एन था ना। अब इसको कर दें आप किसके साथ, 75 डिवाइडेड बाई 20, वैसे आप जो आंसर निकाल चुके थे उसमें रख सकते हैं, आ गया भाई 1.32, ये आ गया आपका 1.32, सही। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मिनट में आ गया, लेकिन इतने पता नहीं लाखों करोड़ों मिनट कौन गिने भाई, तो इसकी फिजिबिलिटी के लिए आप इसको साल बना देंगे, साल। अब आपको बस पता हो कि एक साल में मिनट कितने होते हैं, एक साल में 365 365 डेज होते हैं, हर दिन में 24 आवर्स होते हैं, और हर आवर में 60 मिनट्स होते हैं, एक और वाला 60 मत लाइए वरना सेकंड में चले जाएंगे, यहाँ तक मिनट में हम पहुंच गए, सही है, ये आवर है, ये डे है। अब मिनट में करने के लिए इसको तीनों को मल्टीप्लाई करके जल्दी से देख लें, 365 मल्टीप्लाई बाई 24 मल्टीप्लाई बाई 60, क्या आ गया भाई, बहुत लंबी वैल्यू आ जाया करे तो ये ईएनजी मॉड दबा दिया करें, इंजीनियरिंग मॉड, जो 8 के ऊपर लिखा हुआ है, ये आ गया भाई 5.25 एक्सपोनेंट, अच्छा पॉइंट 2 और करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, सही है, ये आ गया, डिवाइड किया, ओहो ये तो 1000 साल से भी ऊपर पुरानी चीज है भाई, 10,000 साल पुरानी, सही है जनाब। सेक्शन सी देखें और फारिग हो जाए, लेकिन फीडबैक दीजिएगा, कुछ मसले मसाइल में उलझे में आप लोग तो वो भी पूछ लिया करें कभी कि सर हम परेशान हैं, मैं कहूँगा नहीं भाई परेशान ना हुआ करो, मायूस ना हुआ करो, ये गुनाह है। सेक्शन सी एक्सपेक्टेड है कि नहीं देख लें, हीट इंजन कार्नोट इंजन, बिल्कुल लगा हुआ सवाल, पक्का करें बहुत अच्छे से। पी इक्वल टू हा 1/3 रॉबी स्क्वायर, चैप्टर 15 का मॉलिक्यूलर, ये भी बहुत अच्छा, लेकिन इतने सारे और नहीं होंगे, ये गैस पेपर है, शुरू में बता चुका हूँ, गैस पेपर आदम जी वाले ने इसीलिए कंडक्ट नहीं किया आपने कॉलेज में, तो गैस पेपर बनाना चाह रहे थे सर। ट्रांसफॉर्मर बिल्कुल इंपॉर्टेंट, चैप्टर 19, लेकिन देखिए रीजन एक लगा दी है, रीजन का सवाल। अच्छा एक चीज बता दूं, डिफाइन के साथ साथ जब सवाल जुड़ेंगे सेक्शन सी में, डिफाइन प्लस थ्योरी, इस तरह का सवाल नसीब से आएगा, शो दैट द प्रेशर, ये पूरा प्योर 8 मार्क्स का है, 2 नंबर की डायग्राम भी होगी, डायग्राम वाले क्वेश्चन जरूर बनाइएगा, काफी लोग इसको अहमियत नहीं देते हैं, डो डायग्राम वेयर नेसेसरी, ओके। उसके बाद भाई लेजर, हीलियम नियॉन लेजर, बिल्कुल एक्सपेक्टेड, जे थॉमसन पे हल्का हाथ रखा हुआ है मैंने भी, आपको रखना है तो रख लें, लेकिन देखें अभी मैं पीछे बोल रहा था न्यूमेरिकल कराते हुए दे दिया इसने। म्यूचुअल इंडक्शन सेल्फ इंडक्शन के साथ, वैसे एम्पियर लॉ को ज्यादा तगड़ा चांस है, लेकिन फैराडे लॉ भी और म्यूचुअल इंडक्शन भी अनइम्पोर्टेंट नहीं है। फोटो इलेक्ट्रिक, अच्छा ये माइंडसेट देख ले भाई, कॉम्पटन इफेक्ट फोटो इलेक्ट्रिक में मुकाबला है, देखें आदम जी वाले ने भी दोनों दिया है, लेकिन बोर्ड में दोनों नहीं आएगा, इतने सारे और नहीं आएगा, मेक इट वेरी क्लियर, दोनों करें, क्योंकि एक देगा और हम कहेंगे कि सर अच्छा ये गलत किया है आदम जी वाले ने, सॉरी टू से, सेक्शन सी में न्यूमेरिकल नहीं आएगा फिजिक्स में, इससे कंफ्यूज मत लीजिएगा, इसको देख के उन्होंने सेक्शन सी में न्यूमेरिकल के साथ जोड़ दिया थ्योरी को, नो नो न्यूमेरिकल इन सेक्शन सी ऑफ फिजिक्स, कंफ्यूज कर रहा है वो आपको, ठीक है जनाब। आप केमिस्ट्री तो सेकंड ईयर की हटो बच्चों है, उसमें तो न्यूमेरिकल है ही, उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इक्वेशंस की भरमार है, लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स दे दिया इसने आइसोथर्मल एडियामेटिक दो के साथ। लेकिन एक चीज बता दूं, हीट इंजन आएगा तो ये नहीं आएगा, क्योंकि हीट इंजन के कार्नोट इंजन की वर्किंग में ऑलरेडी आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस इन्वॉल्व है, तो ये एक ही जैसे दो सवाल एक जगह नहीं आ सकते, तो 25 26 सही है, और उधर से 18 में से भी एक लॉन्ग आने का है, तो 18 चैप्टर में से भी आप लॉन्ग की तैयारी करके रखें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नमाजों की बहुत एहतमाम से पाबंदी करें, फीडबैक जरूर दिया करें, अगर अभी तक आपने व्हाट्सएप नहीं मालूम किया है तो कर लें, दुआओं की दरख्वास्त है, वालिदैन का बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।